हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है आज 13 मई 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और उत्तराखंड करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीएस के पार्ट को सॉल्व करेंगे और आपके डेली के 5 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो की। पहली खबर है 5000 पदों को भरने की सबसे बड़ी अड़चन दूर, दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द जारी की जाएगी अधिसूचना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले 5000 पदों की भरने की राह में सबसे बड़ी अड़चन दूर हो चुकी है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन न होने की वजह से सभी विभागों में आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले खाली पदों के प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब पदों के चिन्हांकन का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग तरफ से ये नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आया है। समाज कल्याण विभाग के स्तर से इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद प्रस्ताव अधियाचन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभागों में सभी जरूरी खाली पदों को भरने के निर्देश दे चुके हैं। उनके निर्देश के बाद विभागों ने आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के लिए प्रस्ताव तैयार भी कर दिए थे। दिव्यांगों के लिए पदों की नई श्रेणी की वजह से शासन को फिर से चिन्हांकन करना पड़ा। मई के आखिर तक प्रस्ताव भेजने की उम्मीद। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक मई आखिर तक लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग और उसके ऊपर के सभी खाली पदों को भरने के लिए विभाग अपने अधियाचन भेज देंगे। तो मई लास्ट वीक जो है, मई का अंतिम सप्ताह में सभी नोटिफिकेशन रिलीज होंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ जो महत्वपूर्ण बड़ी भर्तियां हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, जो ये चिन्हांकन दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया के कारण रुकी हुई थी। इसमें इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करीब 5000 दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन कर लिया है और इसका जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। 5000 से अधिक हो सकती है रिक्त पदों की संख्या। विभागों के स्तर पर पहले चरण में 5000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को प्रस्ताव भेजने की संभावना। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली के मुताबिक दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब विभाग अधियाचन भेजने के काम में जुटेंगे। पदों के चिन्हांकन का कार्य अभी समाज कल्याण विभाग के स्तर पर होता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस बार कार्मिक विभाग, सतर्कता विभाग को करना पड़ा। पहली बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्मिक विभाग को इस पूरी प्रक्रिया को करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। विभागीय स्तर पर पदों के चिन्हांकन के बाद दिव्यांग अधिकार समिति की बैठक में प्रस्ताव हुआ। तो ये था फ्रेंड्स, दिव्यांगों के लिए पदों के चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी और मई के आखिर तक ये सारी भर्तियां आने वाली हैं जो रुकी हुई हैं, जो आयोग द्वारा कैलेंडर में निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट अपडेट है वनों की परिभाषा बदलने के मामले में सुनवाई 8 जून को। घनत्व के आधार पर वनों को दर्जा देने के मामले हाईकोर्ट में दायर है याचिका। हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से वन अधिनियम में संशोधन के मामले में दायर याचिकाओं पर पहली बार 8 जून को सुनवाई होगी और मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने के समक्ष इसकी सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रोफेसर अजय रावत व अन्य ने याचिकाएं दायर की थी। 21 नवंबर 2019 को वन एवं पर्यावरण विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा, उत्तराखंड में जहां 10 हेक्टेयर से कम या 60% से कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं, उनको वन नहीं माना जाएगा। तो ये आदेश जारी किया गया था वन मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण विभाग ने, जिसमें 10 हेक्टेयर से कम या 60% से घनत्व वाले क्षेत्र को वन नहीं माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने का कहना है कि आदेश एक ऑफिशियल आदेश है, इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शासनादेश है, नहीं यह कैबिनेट में पारित आदेश है। सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए घुमा फिराकर शासनादेश जारी किया और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अनुसार 71% वन क्षेत्र घोषित है। वनों की श्रेणी को भी विभाजित किया है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि इन क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि दोहन और कटान पर रोक लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अपने आदेश गौड़ा बर्मन बनाम केंद्र सरकार में कहा कि कोई भी वन क्षेत्र, चाहे वो मालिक कोई
मालिक कोई भी हो, वनों की क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। वनों का अर्थ क्षेत्रफल व घनत्व से नहीं किया जाएगा। तो ये 96 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके आधार पर ये कहा गया। विश्व भर में जहां 0.5% क्षेत्र में पेड़ पौधे हों या घनत्व 10% है, तो उस उनको भी वनों की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने इस आदेश पर वन मंत्रालय भारत सरकार से कहा था कि प्रदेश सरकार वनों की परिभाषा न बदले। हाईकोर्ट में पेश हुए डीएम और ईओ। हाईकोर्ट में नैनीताल सहित पूरे प्रदेश में बंदरों व लावारिस कुत्तों के बढ़ते आतंक के निजात दिलाने के लिए दायर याचिका पूर्व आदेश के क्रम में शुक्रवार को डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल और ईओ आलोक उनियाल को कोर्ट ने तलब किया। हाईकोर्ट की बेंच ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के मामले में खुद को किया अलग। अगली अपडेट है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का जो रिजल्ट कल जारी हो चुका है, इसमें प्रज्ञा नायक ने प्रदेश में टॉप किया, अनन्या सांग को मिला दूसरा स्थान। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड करंट अफेयर की दृष्टि से पहली अपडेट है राष्ट्रीय अन्न महोत्सव, राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव जो आज से देहरादून में शुरू होगा। मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को देहरादून में राष्ट्रीय अन्न महोत्सव का आगाज होगा। इस 4 दिवसीय महोत्सव की तैयारियों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया गया। राजपुर रोड स्थित एक होटल में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव की जानकारी दी। साथ ही घोषणा की कि स्वयं सहायता समूह की महिला बहनों के जरिए घर घर जाकर मंडवा खरीदा जाएगा। मंडवा खरीद कर सरकार को जमा कराने वाली महिलाओं को प्रति माह ₹1.5 प्रोत्साहन राशि प्रति किलो ₹1.5 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जोशी ने कि पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इसके तहत 13 से 16 मई तक सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। जो 13 से 16 मई तक आज से 16 मई तक जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में श्री अन्न महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। देहरादून में ये हो रहा है और पहाड़ के 2 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चकबंदी के लागू किया जा रहा है। प्रदेश में चकबंदी के लिए गंभीर प्रयास कर रही है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये था राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव देहरादून में 13 से 16 मई को। नेक्स्ट अपडेट है राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर, मांगी आपत्ति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजनी होगी आपत्ति। पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय स्मारक को लेकर आपत्तियां मांगी। रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। 12,800 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की कवायद चल रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इश्यू ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द एंशिएंट टेंपल ऑफ तुंगनाथ एज ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसकी लोकेशन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है और हाईएस्ट शिवा टेंपल इन द वर्ल्ड, एल्टीट्यूड 3680 मीटर्स पे है। वन ऑफ द पंच केदार, तृतीय केदार है पंच केदार में से, और ये है नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल में ये मंदिर बना है जिसे और has dozen shrine of the other gods surrounding the temple. It is believed to have discovered by आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसकी खोज की गई। और पंच केदार refer to the group of 5 sacred shrine of the Lord Shiva located in the गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। और यहाँ पे 5 जो टेम्पल्स हैं केदारनाथ टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ टेम्पल, मध्यमहेश्वर टेम्पल और कल्पेश्वर टेम्पल। तो 5 केदार उत्तराखंड में है। पहला है श्री केदारनाथ टेम्पल, द्वितीय केदार है मध्यमहेश्वर, तृतीय केदार है पंच तुंगनाथ और चतुर्थ हैं रुद्रनाथ और पांचवें हैं कल्पेश्वर। ये पंच केदार ने डिस्कस किया। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है दिल्ली सरकार के संबंध में। जो सर्विसेज होती हैं उस पर दिल्ली सरकार का फुल कंट्रोल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट कहा गया है। जो दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दिया गया था, शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, आर्टिकल 239 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 239 ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा जो दिल्ली को दिया गया है 239 ए में, जो 69वें संविधान संशोधन
के थ्रू ये आर्टिकल इंसर्ट किया गया था भारतीय संविधान में, और विच डिक्लेयर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू बी द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हु वर्क ऑन एन एडवाइस ऑफ स्टेट असेंबली। लेफ्टिनेंट, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल इसके यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के को एडमिनिस्टर करेंगे और एड एन एडवाइस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्दर आर्टिकल 239 AA also notes the lieutenant general has to either act on the aid and advice of council minister or he is bound to implement the decision taken by president। यहाँ पे 239 AA में प्रावधान किया गया कि या तो लेफ्टिनेंट जो जनरल होंगे दिल्ली के, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर कार्य करेंगे और ये बाउंड होंगे प्रेसिडेंट द्वारा जो ऑर्डर उनको दिया गया है उसके लिए ये बाउंड होंगे करने इम्प्लीमेंट करने के लिए। आर्टिकल 239A empower लेफ्टिनेंट गवर्नर टू refer the difference of opinion any matter with council of minister to president। जब भी कोई मैटर एनी कोई मैटर में ओपिनियन लेना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, तो ये प्रेसिडेंट को इस मैटर को रेफर कर सकते हैं अगर कोई मतभेद आता है किसी भी पॉइंट में। दस दिस ड्वेल कंट्रोल ऑफ एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट लीड्स टू द पावर टसल। तो इस यही जो डिफरेंस आया था यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल की पावर और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का 8 साल बाद ये जजमेंट आया है। और यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये प्रावधान किया गया कि इसमें जो लॉ बनाएगी, जो इससे भी रिलेटेड जो एनी मैटर आएंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। और यहाँ पे सर्विसेज के संबंध में दिल्ली गवर्नमेंट को फुल पावर दी गई है। तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण इश्यू है, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से नवाजा। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, इनको अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज स्टैटिक जीएस के अंतर्गत हम भारतीय संविधान की जो विभिन्न समितियां हैं उनके अध्यक्ष को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो समितियां बनी थी, पहली समिति थी आवास हाउस कमेटी, बी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी जो समिति है कार्य संचालन समिति, KM मुंशी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति थी, इसके लिए GV मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। और राज्यों की जो संबंधित समिति थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यकों के उप समिति जो बनी थी, SC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों और उप समिति स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के आंशिक रूप से अपरिवर्तित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष गोपाल नाथ बारदोलाई इसके अध्यक्ष थे। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के क्षेत्रों को छोड़कर सभी की उप समिति के अध्यक्ष AB ठक्कर इसके अध्यक्ष थे। संघीय शक्तियां संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त और स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इसके अध्यक्ष थे। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, स्टीयरिंग कमेटी बार बार पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष है। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और माइनॉरिटी सब कमेटी पर SC मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं मौलिक अधिकारों पर जो समिति बनी है, JV कृपलानी समिति, तो ये इंपॉर्टेंट कमेटी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और लास्ट में है आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम रोज डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के संबंध में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
पहला पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ MOEFCC एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ NTCA। इसका राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। यह एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसका जो गठन हुआ था NTCA का 2006 में एक एक्ट के थ्रू हुआ था, इसलिए ये स्टेचुटरी बॉडी है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं तो यह एक स्टेचुटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसका गठन किया गया था 2006 में, और इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2006 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो ये बॉडी काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में के तहत इसका गठन 2006 में हुआ था। ये NTCA वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में इस बार रहा था। और स्टेचुटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइवर सो कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव बिकम्स लीगल। NTCA का एक कंपोजिशन की बात करते हैं, इसकी जो संरचना है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर जो चार्ज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो इसके जो मिनिस्टर होते हैं ये चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरमैन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य में जो इसके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट जो राज्य में मंत्री होते हैं ये इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। और 3 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, सेक्रेटरी होते हैं, इस सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स होते हैं। तो ये NTCA के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सामने कौन से कथन सही है? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट राइट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इट रिमेन द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग एंड रीजनल मिनरल रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज अटैच ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, GSI के बारे में हम पढ़ते हैं तो यह 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। टू फाइंड द कोल डिपॉजिट फॉर रेलवे, रेलवे के लिए जो कोल डिपॉजिट, कोल के जो भंडार हैं उनको खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2008 के तहत इट रिमेन द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग एंड रीजनल मिनरल रिसोर्सेज असेसमेंट ऑफ द कंट्री। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और 6 रीजनल ऑफिस जो लोकेटेड है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, शिलोंग, कलकत्ता में। एवरी स्टेट हैज़ स्टेट यूनिट एंड प्रेजेंटली GSI इज अटैच ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ माइन। तो ये जो GSI है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ये अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ माइन, ना कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने कौन से कथन सही हैं? वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। वह प्रथम प्रमुख समाज सुधारक सत्येंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो वर्ल्ड रिनाउंड पोइट, लिटरेचर, फिलोसोफर, एशिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं और कलकत्ता में इनका जन्म हुआ 1861 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ये सत्येंद्रनाथ टैगोर के पुत्र नहीं, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के पुत्र थे और प्रोमिनेंट फिलोसोफर एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। जो ही वॉज पॉपुलर नोन एज द बर्ड ऑफ बंगाल एंड पीपुल यूज कॉल्ड हिम गुरुदेव, इनका उपनाम था। और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गीतांजलि के लिए इनको ये अवार्ड मिला, ये नोबेल प्राइज दिया गया था। और उनको ही वॉज अवार्डेड द नाइटहुड, 1915 में नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई और उन्होंने 1919 में नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के मामले में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी इनके नाम पे बनी हुई है और ये शांति निकेतन फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन के नाम से जानती है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा फाउंड की गई। और इनका जो रविन्द्रनाथ टैगोर रोट इंडिया, इन्होंने भारत का जो नेशनल एंथम जनगण मन भी लिखा और ही रोट द अमर बंगला सोनार बंगला नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूरा हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो
करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कोको द्वीप निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? कोको आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज लाइज इन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल, बंगाल बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोको आइलैंड स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। और ग्रेट कोको आइलैंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप, जस्ट 55 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया स्ट्रेटेजिक अंडमान निकोबार आइलैंड से ये 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दे आर पार्ट ऑफ द यांगयोन रीजन ऑफ द म्यांमार, म्यांमार में ये लोकेशन है इसकी। इट इज जियोलॉजिकली एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ द Arakan Mountain or Rakhine Mountain submerges a chain of the island in the Bay of Bengal. Long stretch emerges as the form of Andaman Nicobar Island. They part of the same topography as India's अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर मैप की सहायता से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे श्रीलंका और म्यांमार, म्यांमार जिसका पूर्ण नाम बर्मा है, यहाँ पे कोको आइलैंड की आप देख सकते हैं लोकेशन बे ऑफ बंगाल में। और अंडमान निकोसी के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में ये कोको आइलैंड की लोकेशन है। ये हाल ही में न्यूज़ में रहा और ये आपका बे ऑफ बंगाल में है और आपको लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हमेशा आती है प्रत्येक सुबह। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।